सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जहाँ पे हम ये देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि ये किसी भी मार्केट या किसी भी स्टॉक को लेके कहीं पे यूफोरिया चल रहा है क्या, ये बबल बना हुआ है क्या, मतलब ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल जितने भी बबल्स वगैरह हुए हैं, ठीक है, यूएस के स्टॉक मार्केट में, तो वहां का हम थोड़ा इस बुक के कंटेक्स्ट में हम समझेंगे। ठीक है, तो उस हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये समझना है, एक मेंटल मॉडल मैं आपको देता हूँ। ये रॉन इंसाना की एक बुक है, जिसका नाम था ट्रेंड वॉचिंग करके। ये बुक जो है बेसिकली मोहनिश पबराय ने अपने पॉडकास्ट में सजेस्ट किया हुआ था। तो ये बुक जो है वो उसमें तीन चीजें बताई कि कब भी अगर आपको चेक करना है कि कब किसी बबल या किसी यूफोरिया मतलब वो कब क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके लिए तीन चीजें उन्होंने बताई थी। सबसे पहला ये है कि इजी मनी होना चाहिए, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। फेड, यूएस का जो फेड है, ठीक है, तो उसकी तरह से हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग या कुछ भी होना चाहिए, मतलब मार्केट में एक सफिशिएंट या तो एक्सेस लिक्विडिटी अगर हो, तो ये उसका पहला क्राइटेरिया है। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जहाँ पे कोई नई चीज आई हो मार्केट में, मतलब कुछ न्यू न्यू थिंग जिसको हम बोल सकते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी चैट जीपीटी चल रहा है, या तो फिर क्रिप्टो है, बिटकॉइन जब नया आया था तब की बात है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर ये है किसी भी बबल या यूफोरिया को क्रिएट करने का, वो है कुछ नया चाहिए, मार्केट को कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि जहाँ पे जो मार्केट का जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, वो ऑल टाइम हाई लेवल पे होना चाहिए। मतलब जितने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है या उनका जो भी इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट को लेती है जल्दी से जल्दी पैसा बनाने का, तो वो होना चाहिए। और इसके लिए मतलब जो न्यू नंबर ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए स्टॉक मार्केट में, अगर हमें यूफोरिया क्रिएट करना है, बबल क्रिएट करना है अगर स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप याद रखना। जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैंने ये मेंटल मॉडल आपको क्यों दिया है और आपको क्यों समझना है, ध्यान में रखना है इन फ्यूचर। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। ओके, तो मेन आइडियाज क्या है मेनली? ठीक है, तो बुक के अंदर जो भी मेन आइडियाज है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर बुक के अंदर उन्होंने पांच पांच से छह स्पेसिफिक लेसन्स जो उन्होंने बबल से यूफोरिया से समझे हैं उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, ब्रीफली हम इसको समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन्होंने मेंशन किया है कि बबल्स जो है, ठीक है, जी, जो भी स्टॉक मार्केट में बबल होता है किसी भी स्टॉक को लेके या किसी भी सेक्टर को लेके या किसी भी कंपनी ग्रुप को लेके, ठीक है, तो वो जो है वो अगर हमें लगता है कि कोई भी बबल है तो वो थोड़ा टाइम तो थोड़े टाइम चलता होगा और फिर वो बस्ट हो जाएगा, कुछ भी हो, मतलब थोड़े टाइम चलेगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब जनरली एक मतलब इन्होंने जो रिसर्च वगैरह किया, जो भी चीजें ये लोग समझे हैं, ठीक है, तो उनको उनको ये चीज समझ में आई है कि बबल्स जो है, ठीक है, वो ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं मार्केट में। और जो बबल की जो साइज है, ठीक है, वो भी बहुत ही जो हमारी एक्सपेक्टेशन है या किसी भी ट्रेडर की जो कोई एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये एक चीज याद रखना, ये अभी हम वीडियो के एंड में इसको हम एक जगह पे इसका जो डॉट है वो कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि बबल जो है वो इट कैन लास्ट मच लॉन्गर एंड कैन बी बिगर देन आवर एक्सपेक्टेशन। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है इफ वी डू नॉट डू प्रॉपर एक्शन। ठीक है, तो फिर दूसरा है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, Y2K का एक पैनिक हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, Y2K मतलब क्या है कि ईयर 2000, मतलब उस टाइम पे क्या था कि जितने भी प्रोग्रामर्स कोडर्स वगैरह जो थे, ठीक है, कि जिन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह बिल्डअप किया था, वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन, तो चलो ठीक है, नहीं था इतना बड़ा, इतना ज्यादा, बट वेबसाइट वगैरह वहां पे उस टाइम पे बिल्डअप होना स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम के जितने भी प्रोग्रामर्स कोडर्स जो भी थे, तो उन्होंने जो प्रोग्रामिंग का मतलब जो उस टाइम पे स्टोरेज का भी इतना एफिशिएंट प्रोसेस नहीं था जितना अभी हमारे पास है, कि जहाँ पे हम क्लाउड में या कहीं भी जगह पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं एफिशिएंटली। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे मतलब ये हम बात कर रहे हैं अराउंड अर्ली 90s की। ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी ये प्रोग्रामर वगैरह जो थे, तो उन्होंने जी इस तरह से उनका जितना भी जगह पे डेट या टाइमिंग का जो भी उनका वो कोडिंग वगैरह लॉजिक जो वो लिखते थे, तो वहां पे उन्होंने इस तरह से उनको कोड किया था कि जहाँ पे मतलब अगर 2000 आ गया तो वो सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब
तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत सारे फेलियर्स हो सकते हैं। तो इस वजह से पूरा पैनिक क्रिएट हो गया था। अभी जस्ट मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहा था, तो मुझे ये भी जानने को मिला कि उस टाइम पे पैनिक इतना ज्यादा था कि वहां पे यूएस वगैरह में जो लोग थे, उन्होंने उनको लगा कि ये जो है वो एक बहुत ही बड़े मास स्केल पे ये कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो सकता है। तो उन्होंने जैसे अपने कोविड टाइम पे फूड वगैरह का सप्लाई जो है वो यू नो पहले से ही उसको वो परचेस करने लगे, मतलब एक्सेसली, मतलब वो स्टॉक करने लगे। ठीक है, उनको लगा कि कुछ मास पैनिक या कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है कि जहाँ पे कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो सकता है पूरा सिस्टम का, और उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे लोग इतने पैनिक हो गए कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। वैसे ये एक चीज इसमें मेंशन, इस बुक के अंदर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट ये जो Y2K वाला जो पैनिक हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से हमारी इंडियन कंपनीज जो थी उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल इंफोसिस एंड विप्रो, ठीक है, तो उन कंपनीज को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला था, क्योंकि आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वहां से हमें बहुत ही ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम हमें एक सडनली इन कंपनीज को मिलने लगा। ठीक है, वहां की जितनी भी कमी कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी सिस्को, जो ये सारी जो भी कंपनीज थी, तो उन्होंने अपना जो आईटी का जो टेक्नोलॉजी का जो काम था वो आउटसोर्स किया, क्योंकि ये पैनिक हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, कि वहां के प्रोग्रामर्स जो थे वो भी इस सिचुएशन को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से उन लोगों ने आउटसोर्स किया, और हमारी जो आईटी इंडस्ट्री थी उसको वहां से एक अच्छा खासा पुश मिला था। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आपके नॉलेज के लिए है, बट एनीवे ये जो वाइटिको वाला जो पैनिक पैनिक हुआ, उसकी वजह से हुआ ये कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी वो एकदम ही फोकस में आ गई। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया, एनालिस्ट जो है, बहुत सारे एनालिस्ट वगैरह इन्होंने फॉलो किया, और अल्टीमेटली यही हुआ कि जो टेक बबल था उसका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस जो स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट हुआ Y2K के पैनिक के बाद। ठीक है, तो ये भी हम आगे इसको हम समझेंगे। और यहाँ पे भी जब नस्दक नस्दक जो था वो भी क्रेजीली वो भाग रहा था ऊपर। तो एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम हम सबको पता है, ठीक है? मतलब एक हिंट भी है, क्लिक्स ओवर ब्रिक्स करके। तो बेसिक मतलब यहाँ पे अगर हम समझे तो अमेजोन, जो अमेजोन का जो स्टॉक था उस टाइम पे, ठीक है, अमेजोन एज अ कंपनी वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स एट द टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे भी मतलब मार्केट में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेके इतना ज्यादा हाइप हो गया था, यूफोरिया क्रिएट हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल, मतलब 2 साल भी नहीं, 2 साल से भी कम में, ठीक है, उनका जो स्टॉक का जो प्राइस था वो 48 टाइम्स हो गया, सोचो। ठीक है, 4800%, मतलब 48 टाइम्स उसका जो स्टॉक था वो हो गया। ठीक है, तो ये एक लेवल था उस टाइम पे। फिर ये तो उससे भी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो कंपनीज हैं, मतलब ई टॉयस एंड यूएस ग्लोबल एरोस्पेस करके। ठीक है, तो ई टॉयस का पहले हम समझते हैं। तो ई टॉयस जनरली उसका कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई भी जैसे कोई ब्रिक एंड मोटर टाइप उसका कोई भी स्टोर नहीं था। वो सारा का सारा जितने भी खिलौने टॉयस वगैरह जो बेचता था वो सब ऑनलाइन बेचता था, ठीक है, यूएस के अंदर। तो उस टाइम पे उसके मतलब जस्ट बिकॉज इट वॉज ऑनलाइन, लाइक इट्स जस्ट बिकॉज इट वॉज डॉट कॉम कंपनी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि ई टॉयज जो है उसकी मार्केट कैप, मतलब उसकी जो वैल्यूएशन थी वो डबल थी। किससे? टॉयज आर अस, ये कंपनी है, आई थिंक इसने अभी रिसेंटली इंडिया में भी अपना एक स्टोर ओपन किया है। तो टॉयज आर अस जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय सप्लायर आई थिंक। ठीक है, तो उनके तो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स है, सब कुछ है। तो उससे भी 2 टाइम्स इसकी मार्केट कैप हो गई थी, सोचो उस टाइम पे। ठीक है, और अल्टीमेटली तो मतलब फिर हम देखेंगे कि क्या होता है इस कंपनी के साथ। ठीक है, बट ये हमें समझना है कि जब यूफोरिया पकड़ता है इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को स्पेसिफिकली, तो क्या होता है मार्केट में। फिर ये दूसरा केस भी हम देख सकते हैं, यूएस ग्लोबल एरोस्पेस का। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ कि मतलब ये एक्चुअली डॉट कॉम के टाइम का नहीं है, उसके पहले का है। तो हम पहले का थोड़ा है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमलाइन मुझे देखना पड़ेगा, बट एनीवेज। तो उस टाइम पे क्या था कि नैनो टेक्नोलॉजी करके मार्केट में चल रहा था कि ये नैनो टेक है, ये वो सब, मतलब अराउंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये वो चेंज कर देगा, ये वर्ल्ड को चेंज कर देगा, ये सारी कहानियां चल रही थी उस टाइम पे। तो यूफोरिया नैनो टेक्नोलॉजी कंपनीज को लेके इतना था, ठीक है, कि वहां पे ये एक यूएस ग्लोबल एरोस्पेस करके कंपनी है, मतलब वो एविएशन के रिलेटेड उनका काम है। ठीक है, जहां पे नैनो टेक का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, एडवांटेज ऑफ द यूफोरिया दैट वाज गोइंग ऑन इन द मार्केट, उन्होंने अपना जो नाम था
वो यूएस ग्लोबल एरोस्पेस को चेंज करके यूएस ग्लोबल नैनोस्पेस कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया, बाकी कहीं पे कोई भी चेंज नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, और आप देख सकते हो कि उसका जो स्टॉक की जो प्राइस थी, ठीक है, वो जब उसका नाम था ग्लोबल एरोस्पेस, तो वो 5 सेंट में मिल रहा था। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने ये नैनोस्पेस वाला नाम अपना चेंज किया, ठीक है, तो उसके स्टॉक की प्राइस जो थी वो आई थिंक विद इन 1 ईयर के आसपास का कुछ टाइम बुक के अंदर दिया हुआ है, तो वो 5 सेंट से सीधा $1.66 तक हो गया। सोचो, मतलब कितना टाइम्स पैसा हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चेंज करके। तो ये होता है यूफोरिया, मतलब सिर्फ नाम चेंज करके .com कर दिया, नैनोटेक कर दिया, कुछ भी मतलब। ठीक है, तो उस टाइम पे यही होता है कि लोग जो है ना वो रैशनल नहीं रहता, हमारा थिंकिंग जो है वो रैशनल नहीं रहता, क्योंकि हमें ग्रीड पकड़ लेता है। ठीक है, हमें लगता है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है, नेक्स्ट बिग थिंग है, तो मुझे ये स्टॉक जो है वो हाई ग्रोथ है, ये वो, तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मुझे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यूफोरिया और बबल्स को आपको स्टडी करना चाहिए। तो हम कभी सोचेंगे कि एक जितने भी बबल्स हुए हैं तो उनको हम डिटेल में समझे, ऐसी भी कोई वीडियो सीरीज हम कभी बनाने का सोचेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आप जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट में इरेशनैलिटी जो है वो कितनी जल्दी आती है किसी भी स्टॉक को लेके। तो अगेन ये सेंटेंस बुक के अंदर लिखा है, तो मुझे लगा कि शायद ये वैल्यू ऐड करेगा कि एक्साइटमेंट ऑफ द न्यू कैन ऑब्लिटरेट द मेमोरीज ऑफ ओल्ड। मतलब क्या, मतलब आज भी इन 2023 अगर हम कभी सोचते हैं, ठीक है, तो अगर हमें जब भी हमें कुछ नया दिखता है, कोई नई टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल लास्ट 1 और 2 ईयर में बिटकॉइन वगैरह जो है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं, तो उन्होंने एक मासिव राइज देखा है। मतलब उनका हमें पता ही है वैसे तो कुछ 2800 डॉलर्स के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था, वो जो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है, और वो क्रैश भी सब्सिक्वेंटली हुआ है। ठीक है, बट जब भी कोई नया चीज आता है ना मार्केट में, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ पे अभी अब ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा अपना अपना लाइफ। ठीक है, तो हम सबको यही लगता है। तो ये एक बहुत ही हमें ध्यान में रखना जैसा है कि जब भी हमें नए का एक्साइटमेंट आता है ना, तो हम पुराना में क्या हुआ था ना वो हम भूल जाते हैं। मतलब ये जो टेक बबल हुआ था, ठीक है, 2000 में, तो उसके बाद जब वो बबल बस्ट हुआ तो उसके बाद की क्या सिचुएशन थी वो आपको समझनी चाहिए। मतलब जस्ट आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2000 में जब ये बबल बस्ट हुआ, ठीक है, तो उसके पीक पे जो लेट्स हमारी यहाँ की कंपनी का हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हम विप्रो का एग्जांपल लिया, तो उनका जो स्टॉक का जो प्राइस जो बबल के टाइम पे जो हिट हुआ था, ठीक है, तो वो स्टॉक का प्राइस आते आते ऑलमोस्ट 20 साल निकल गया, 15 से 20 साल निकल गया, सोचो। ठीक है, तो वो हाइट होती है, मतलब फिर वैल्यूएशन को वापस से एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। और ये तो सिर्फ वन एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। ओके, अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि लेसन्स कौन कौन से हैं बबल्स और यूफोरिया से। ठीक है, तो हमेशा वैल्यूएशन हमें देखना है इसमें। हम यहाँ पे एक एओएल, मतलब अमेरिका ऑनलाइन करके कंपनी थी 1919 में, तो उसका हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जब उसका पीक था, एओएल का पीक था, ठीक है, तो वहां पे उसका आई थिंक ये जो ऑथर है जेरेमी सिगल जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि वाई इंटरनेट स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो उस आर्टिकल के पब्लिश होने के आई थिंक एक एक दिन में ही, 1 या 2 दिन में ही आप देख सकते हो कि जो स्टॉक की प्राइस थी वो डायरेक्टली 139.75, मतलब ऑलमोस्ट $140 से सीधा हो गई $116। मतलब सिर्फ 1 2 दिन, मतलब 1 2 ट्रेडिंग सेशन में ही $22 बिलियन वाइप आउट हो गए। मतलब $22 बिलियन उस टाइम पे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1990 और 2000 की। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट होती थी, अब सोचो। ठीक है, तो ये चीज है कि वैल्यूएशन तो हमें देखना ही है। और उस टाइम पे एओएल, मतलब अमेरिका ऑनलाइन जो थी, वही एक लौती कंपनी थी कि जो प्रॉफिट बनाती थी, भले ही कुछ भी चिंदी विंदी जो भी बनाती थी। ठीक है, बट वही एक कंपनी थी कि जहाँ पे प्रॉफिट बनाती थी, और यही एक टेक्नोलॉजी वाला फर्म था। ठीक है, कि जो S&P 500 में इंक्लूड किया गया था, उस टाइम की बात है। ठीक है, उसके बाद तो आई थिंक याहू भी इसमें इंक्लूड हुआ था। बट जब एओएल एओएल का जब हम बात करते हैं तो उसकी मार्केट कैप उस टाइम पे अराउंड 200 बिलियन थी। मतलब वन ऑफ द टॉप 10 लार्जेस्ट फर्म इन यूएसए। तो ये चीज भी हमें देखना है। मतलब जब पीक पे होता है ना, तो वैल्यूएशन आप देखो कितना क्रेजी होता है। जब हम वैल्यूएशन को हम लेट्स से कि कंपेयर करते हैं कि कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, तो आप देख सकते हो उनके नंबर। ठीक है, तो
अकॉर्डिंग टू जेरेमी सिगल मतलब उन्होंने जो एनालिसिस किया, ठीक है, तो उनके हिसाब से वो जो वैल्यूएशन थी वो $200 बिलियन नहीं, बट होनी चाहिए 4.5 बिलियन। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, मतलब आप सोचो कि कितना डिफरेंस है, मतलब एक फेयर वैल्यू में और जो मार्केट उसको उस टाइम पे जो प्राइस दे रहा था उसमें। ठीक है, उस टाइम पे कंपनी का जो पी था, एओएल का जो पी था, पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 700 से भी ज्यादा था। ठीक है, और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट का एवरेज पी था 17 साल, सॉरी 17, मतलब फॉर द लास्ट 45 ईयर्स अगर हम पूरे जितनी भी स्टॉक मार्केट की जितनी भी कंपनीज है उन सबका अगर पी निकाल के सब हम एवरेज आउट करते हैं, ठीक है, तो हम उस टाइम पे पी निकल रहा था 17, और एओएल अकेले का पीई जो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो सबसे भी ज्यादा था। फिर भी लोग छोड़ नहीं रहे थे एओएल को। ठीक है तो यहाँ पे भी सेम चीज है। मतलब लेसन टू मतलब यही है कि डोंट फॉल इन लव मतलब विथ योर स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये चीज है कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। जब भी मार्केट में कोई भी यूफोरिया पकड़ता है तो आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, मतलब आपको ये समझना है कि अगर आप फंडामेंटल्स जो है कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट के नंबर्स कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें अगर मैच नहीं कर रही है वैल्यूएशन के साथ, ठीक है, और तो आपको तुरंत ही उसको सेल करना, आपको एग्जिट कर लेना है उस पोजीशन से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर वो टेम्पररी है, आपको लगता है कि वो लॉन्ग टाइम तक अगर आप रखना चाहते हो किसी भी कंपनी को लेके, ठीक है, देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। बट अगर जहां पे हमें 700 800, मतलब इंडिया में तो मैं कंपनीज देख रहा हूँ कि जो भी न्यूली लिस्टेड हुई है, ठीक है, वो 1700 1800 के पी तक भी जा चुकी है। ठीक है, और अभी भी इतने करेक्शन के बाद भी वो कंपनी जो है वो 1500 1600 के पी पे ट्रेड कर रही है, और लोग बाय भी कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर को तो हम चलो साइड में रखते हैं, बट आप सोचो म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं, ठीक है, वहां पे जो फंड मैनेजर बैठते हैं वो तो बहुत ही क्या होते हैं वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, राइट, वो तो बहुत सालों से ये सब कर रहे हैं, बट फिर भी वहां पे आप देखो कि म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतनी वैल्यूएशन पे, मतलब 1600 1700 के पी पे। हाँ, नो डाउट वहां पे ग्रोथ है, बट वैल्यूएशन का क्या करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप देखो कि हमें किसी भी स्टॉक से प्यार शादी नहीं करना है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव रहना है किसी भी स्टॉक को लेके, चाहे कितना भी यूफोरिया आ जाए। सेम चीज जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एओएल, मतलब लोगों को लगा कि विथ विथ देयर एओएल, मतलब कि ये मेरा एओएल है तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, ये वो, मतलब उस टाइम पे तो क्या है कि लोग बेचना ही, कोई भी बेचना ही नहीं चाहता कि जो हमें कंटिन्यूअसली एक अच्छा रिटर्न दे रहा था। ठीक है, तो बाय फेब्रुवरी 2003, ठीक है, ये जब जेरेमी सिगल जी का वो आर्टिकल वगैरह सब पब्लिश हुआ, बबल बस्ट हुआ, और आखिरी में एओएल का जो वैल्यूएशन था वो समवेयर अराउंड $6 बिलियन था। सोचो, कहाँ 200 बिलियन और कहाँ 6 बिलियन, मतलब 97% इट वॉज डाउन फ्रॉम इट्स पीक। तो यही होता है। और ये स्टॉक मार्केट के चार सबसे डेंजरस वर्ड्स हैं कि दिस टाइम इज डिफरेंट। ठीक है, सब हर अब जब भी देखोगे, जितने भी आप जब बबल यूफोरिया को आप जब स्टडी करोगे तो आपको हर बार आपको जो भी इन्वेस्टर्स हैं उस टाइम के कम्युनिटी जो है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हो, तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि दिस टाइम इट इज डिफरेंट, मतलब ये टाइम नहीं नहीं, ये इस बार तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा होगा। ठीक है, इस बार तो मुझे ये लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया बदल देगी। तो यही चीज है कि दिस टाइम इट इज नॉट डिफरेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बबल्स पहले भी हुए हैं, यूफोरिया पहले भी हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डिफरेंट है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। फिर ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब बीवेयर ऑफ लार्ज एंड लिटिल नॉन कंपनीज, मतलब इसमें सिस्को का एग्जांपल दिया हुआ है। तो उस टाइम पे आज तो हम सबको पता है कि सिस्को कंपनी क्या है, कैसे करती है, ठीक है, क्या है उसके प्रोडक्ट्स वगैरह है, बहुत सारे लोगों को पता है। बट उस टाइम पे सिस्को, मतलब ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 1990s एंड अर्ली 2000s, तो उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे सिस्को क्या करता था किसी को पता नहीं था। ठीक है, बट एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक एनालिस्ट ने ये प्रिडिक्शन किया था कि सिस्को का जो वैल्यूएशन है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, और जब उन्होंने प्रिडिक्शन किया तब उसकी मार्केट कैप जो थी वो अराउंड 400 बिलियन थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सॉरी उससे पहले भी हम एक बार देखते हैं कि 5 साल पहले, मतलब ये जो प्रिडिक्शन हुआ उसके 5 साल पहले पूरे नेस्डैक की जितनी भी कंपनीज थी, ठीक है, सबको मिला के अगर हम देखें तो उनकी वैल्यूएशन जो थी वो $1 ट्रिलियन हो रही थी।
ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर हो रही थी, जब मतलब 5 साल पहले पूरे के पूरे नस्डा को मिला के। और अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एक कंपनी के जो है उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 1 ट्रिलियन। मतलब ये हम बहुत ही, मतलब आई थिंक 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि उस टाइम तो 1 ट्रिलियन डॉलर बहुत ही बड़ा अमाउंट था। ठीक है, बट जब जेरेमी सीगल ने थोड़ा रिसर्च किया अपने एंड से, ठीक है, तो उनको पता चला कि मेजोरिटी ऑफ जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता ही नहीं कि सिस्को क्या करती है। ठीक है, तो उन्होंने किसी को, आई थिंक उन्होंने किसी को पूछा था कि सिस्को क्या करती है, तो फिर उनको तो नहीं पता था। बट जब इन्होंने बताया कि वो सिस्को एक कंपनी है कि जो स्विचेस एंड राउटर गियर ये सब बनाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को ये भी नहीं पता था कि स्विचेस और गियर क्या होता है, राउटर क्या होता है, पर फिर भी वो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। सोचो, तो ये चीज होती है। सेम चीज 1967 में आईबीएम के साथ हुआ था कि जब पर्सनल कंप्यूटर का एक, मतलब तब तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। ठीक है, तो आईबीएम मशीन करके मतलब उनका एक हो गया था। तो वही चीज कि मतलब वो भी मोस्ट ओवरऑल स्टॉक था। ठीक है, बट अगर आप किसी इन्वेस्टर को पूछते कि आईबीएम या तो सिस्को करती क्या है, तो उनको पता ही नहीं था। तो यही चीज है, मार्केट में यूफोरिया जब चलता है किसी भी कंपनी को लेके, तो रैशनैलिटी जो है इट गोस फॉर अ टॉस। ठीक है, उसके बाद है कि जब भी, हाँ, जब ये प्रिडिक्शन हुआ था उसके एग्जैक्ट दो, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो 2 साल में उसका जो वैल्यूएशन है, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि 400 बिलियन से 50 बिलियन आ गया। सोच लो आप, मतलब क्या, कहाँ से कहाँ कंपनी पहुंच सकती है जब भी यूफोरिया या तो बबल बस्ट होता है तब। ठीक है, फिर फाइनली, सॉरी, इसके बाद भी और एक भी है। तो लेसन नंबर 4 क्या है कि ट्रिपल डिजिट वाले जो पी रेशियो वाली जितनी भी कंपनीज है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रिपल तो क्या, यहाँ इंडिया में तो हमें 4 डिजिट वाली कभी कंपनीज मिल रही है। ठीक है, कि जो लोग बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहे हैं, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या हो रहा है। तो मार्च 2000 में आप देख सकते हो कि ये जितनी भी कंपनीज थी, ठीक है, इनके जो पी थे वो मोर देन 100 थे। सोच लो। ठीक है, तो ये जिसे हमने सिस्को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अर्निंग फोरकास्ट वर्सेस रियलिटी, मतलब कि जेरेमी सिगल जी ने, मतलब चलो ये कंसिडर किया कि चलो इनके पी जो है, वैल्यूएशन जो है वो 100 से ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ट्रिपल डिजिट में है। बट उस टाइम पे जितने भी फोरकास्ट आ रहे थे, रियलिटी मतलब फोरकास्ट, मतलब कि नेक्स्ट 5 इयर्स ये जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो ग्रोथ है वो इंडिविजुअल लेवल पे 21% से 50% के अराउंड हो सकता है। ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर इतना ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, किसी कंपनी के केस में वो शायद 25% हो सकता है, किसी कंपनी के केस में वो 50% हो सकता है। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज। तो अगर जेरेमी सिगल जी ने कहा कि अगर मैं 21% से अगर 50% तक का भी अगर अर्निंग ग्रोथ का अगर मैं फोरकास्ट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ठीक है, फिर भी इन कंपनीज का जो पीई है, पी रेशियो जो है वो अराउंड 95 आता है। फिर भी ज्यादा है। सोचो, अगर नेक्स्ट 5 ईयर तक अगर वो सारी, मतलब जितने भी फोरकास्ट किए हैं अगर वो होते हैं, कंप्लीट होते हैं, फिर भी इनका जो अभी अगर मैं उसको सबको डिस्काउंट करके अभी का अगर वैल्यूएशन में अगर निकालता हूँ तो वो भी वो 95 आता है, विच वॉज अनहर्ड इन दोस टाइम्स। ठीक है, 95 का पी का स्टॉक बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम था। ठीक है, तो अगर सेम चीज उन्होंने अगर लेट से कि 5 नहीं बट 10 साल के लिए भी अगर ये कंपनीज जो है वो हमें ईयर ऑन ईयर 50% ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है, तो भी अगर उनको उन्होंने अगर पी रेशियो अगर वो लेते हैं, डिस्काउंट करते हैं ये सारी चीजें, तो भी वो जो पी रेशियो था वो अराउंड 45 आ रहा था। फिर भी वो ज्यादा था उस टाइम पे, जहां पे अभी हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट, ओवरऑल स्टॉक मार्केट का जो पी था वो 17 था। ठीक है, लास्ट 45 ईयर्स, तो 45 का पी फिर भी ज्यादा है। बट यही है। ठीक है, एक चीज लिखी है, इस पे हम थोड़ा बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रीमियम पी रेशियो किसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये मतलब हमारे एक इंडियन कंटेक्स में भी एक दो एग्जांपल्स है जो, बट हम कभी और किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम पी रेशियो जो है वो कैसी कंपनी को मिलना चाहिए कि जो हमें एक लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी हमें दे सकती है। ठीक है, अगर उसका सेक्युलर अगर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली, मतलब आज से 20-25 साल तक अगर वो कंपनी सरवाइव कर सकती है, अगर उसकी उतनी लॉन्जेटिविटी है, तो उस केस में प्रीमियम पी रेशियो जो है वो पॉसिबली जस्टिफाइड है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें और चीजें भी देखनी चाहिए, बट अगर ऐसी कोई कंपनी है तो वहां पे जस्टिफाइड है, ऐसा जेरेमी सिगल जी का कहना है। फिर फाइनली, यस, लेसन नंबर 5 पे अगर हम चलते हैं,
तो वो उनका एक ही सजेशन है इन्वेस्टर्स को कि हमें जब भी बबल या यूफोरिया चल रहा हो तो हमें शॉर्ट सेल नहीं करना है। जनरली होता क्या है कि जब भी बबल ऑनगोइंग होता है या तो यूफोरिया चल रहा है, तो हमें भी पता है कि स्टॉक के प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या कोई पता है, जो भी लोग मतलब शॉर्टिंग में या ट्रेडिंग में मतलब शॉर्ट करने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक, तो उनको लगता है कि भाई अब ये स्टॉक का जो प्राइस है वो मुझे लग रहा है कि अब ये बबल हो चुका है और यहाँ से ये गिरेगा, ठीक है। तो तब मेजोरिटी ट्रेडर जो होते हैं ना, वो लोग पोजीशन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही है कि आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पे हमें पता नहीं है, जैसे हमने आई थिंक मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि एक लाइन याद रखना कि बबल जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चल भी सकता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अब ये बबल हो गया तो अब ये बॉट हो जाएगा, अब ये टूटेगा, ये कुछ भी नहीं, ठीक है, उसमें आपको नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि क्या होगा, ज्यादा भी चलेगा तो आपको पता नहीं पोजीशन का क्या होगा, ठीक है, लॉस भी हो सकता है। ये वैसे मैंने सेकंड ले रहे हैं, फर्स्ट पे हम थोड़ा सा रफट समझ लेते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में या किसी भी सिक्योरिटी को लेके आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, ठीक है, तो वहां पे आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, वो आपको भी पता है, ठीक है। मतलब स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, बट जो नीचे जाने का जो उसका है वो 100% से ज्यादा नहीं है। ये वैसे हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाया भी था, ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, जब भी हम कोई शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो वहां पे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। ओके, तो हम फाइनली चैप्टर के एंड तक आ चुके हैं और यही था मेनली डिस्कस करने का, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज इसको सब चैनल को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।